हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के। मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपके बहुत काम आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 1600 ईस्वी में ईआईसी कंपनी का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ भारत में। फिर 1608 में व्यापार की उसको मंजूरी मिल गई। फिर 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। मतलब वहाँ के राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 में इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन। फिर 1858 से 1947 तक ताज का शासन, मतलब ब्रिटिश रानी का शासन। 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन था। और उसी कंपनी के शासन में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट लाए गए थे। वही एक्ट देखेंगे अपन। पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब इसको ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। पहला है कंपनी के कार्य नियंत्रण हेतु ये पहला कानून था। और केंद्रीकरण की शुरुआत भी थी। ये पहली बार ये ऐसा लगा था कि कंपनी सब चीज़ें अपने हाथ में ले रही है, सब कुछ अपने हाथ में लेके वो कंट्रोल करना चाहती है। तो केंद्रीकरण की शुरुआत भी मानी जाती है 1773 से। कंपनी प्रशासनिक राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई। कंपनी को प्रशासनिक राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई। अब वो भारत में प्रशासनिक तौर पर भी शासन करने लगी थी और राजनीतिक तौर पर भी शासन करने लगी थी। इसके प्रावधान निम्नलिखित है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसका पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और इसका पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। दूसरा प्रावधान था बम्बई, मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। तीसरा था गवर्नर जनरल हेतु कार्यकारी परिषद, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी थी। मतलब इसमें ये बात ही किया गया, प्रावधान किया गया कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से राजस्व संबंधी, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। फिर पांचवा प्रावधान था 1776 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। फिर है छठवा है कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार पर वह उनसे उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी ब्रिटिश नागरिक या जो अंग्रेज है वो भारतीयों से निजी व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ कंपनी उनसे व्यापार करेगी, ना ही उनसे वो किसी प्रकार का उपहार या कोई भी तोहफा नहीं लेगा। फिर है दूसरा है 1781 का बंदोबस्त कानून। मतलब 1773 के बाद से फिर 1781 में बंदोबस्त कानून आया। इस एक्ट को 1773 की एक्ट की गलतियां सुधारने के लिए लाया गया था। फिर इसके प्रावधान थे गवर्नर जनरल तथा काउंसिल सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार के इंटरफेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ गवर्नर जनरल और जो उसके काउंसिल है वो स्वतंत्र होकर काम करेगी। फिर दूसरा था राजस्व लेन देन मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब राजस्व और ये लेन देन किसी भी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरा है प्रांतीय न्यायालय गवर्नर जनरल काउंसिल में अपील करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। जो प्रांत लेवल पे जो न्यायालय थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल में ही अपील करेंगे। आगे जो भी अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। जैसे आज होता है, अगर कोई भी अपील जो प्रांतीय स्तर के न्यायालय होते हैं वो तो कोई भी अपील करते हैं तो उसके उच्चतर न्यायालय में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि काउंसिल को शक्तिशाली बनाया जा रहा था। फिर है चौथा है कलकत्ता प्रेसिडेंसी को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में लाया गया। जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसको सुप्रीम कोर्ट क्षेत्राधिकार में लाया गया। वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएगी। फिर गवर्नर जनरल काउंसिल प्रांतीय न्यायालयों के नियम कानून बनाएगी। गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी वो ही प्रांतीय न्यायालयों के लिए नियम कानून बनाएगी। तो ये 1781 के बंदोबस्त कानून के प्रावधान थे। इसको 1773 के एक्ट के गलतियां सुधारने के लिए भी बोला जाता है कि गलती सुधारी गई थी 1781 में। फिर है तीसरा है 1786 का अधिनियम। जो इसके प्रावधान है, पहला प्रावधान है कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
कॉर्नवालिस आया था 1786 में गवर्नर जनरल बन के। और इसके जब गवर्नर जनरल को कार्यकारी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया गया। मतलब इसका सबसे विशेष प्रावधान यही था 1786 का अधिनियम का, कि गवर्नर जनरल को किसी भी विषय में काउंसिल के निर्णय मानने को बाध्य नहीं होगा। गवर्नर जनरल अपने खुद के मत से या खुद के सब विवेक से निर्णय लेगा। वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। सेनापति पद भी दिया गया, और सेनापति पद भी उसको गवर्नर जनरल को पहली बार कॉर्नवालिस को मिला था। सैन्य पद भी उसको दिया गया था, और वो अपने निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं था गवर्नर जनरल काउंसिल की तरफ से, वो खुद स्वतंत्र था इसके लिए। फिर इसका तीसरा प्रावधान है इसका 5वां है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये 1786 का अधिनियम का प्रावधान था। अधिनियम प्रावधान 1786। फिर ये 1784 पहला आना चाहिए, पर कोई बात नहीं है, 1784 है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, इसके 2 प्रावधान थे। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए गए थे। इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए गए थे। कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। कंपनी अधिकार क्षेत्र के ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और कंपनी अधिकार क्षेत्र के ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा, ये कल क्लियर कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था उसको कंपनी के शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। फिर आया 1793 का चार्टर एक्ट। इसके प्रावधान थे 1786 में प्रावधान गवर्नर जनरल की शक्तियों को आगे तक बढ़ाया गया। 1786 में, ठीक है, गवर्नर जनरल की शक्तियाँ वैसे ही थी, उसको सैन्य पद दिया गया था और काउंसिल की वो सदस्यों को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर है मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल का नियंत्रण अधिकार दिया गया। मतलब मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी पे गवर्नर जनरल का अधिकार जो नियंत्रण था और बढ़ा दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। फिर सेनापति पद हेतु काउंसिल सदस्यों का होना जरूरी नहीं था। सेनापति पद हेतु काउंसिल सदस्य होना, जो पहले ये था कि जो काउंसिल सदस्य होंगे वो सेनापति पद उसी को दिया जाएगा जो काउंसिल का सदस्य होगा। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के बाद में ये डिसाइड किया गया कि उसको काउंसिल सदस्य होना जरूरी नहीं है। कंपनी व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ाया गया था। मतलब कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कर्मचारियों को वेतन भुगतान भारतीय राजस्व से करेंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कर्मचारियों का वेतन जो भुगतान किया जाएगा, जो भारतीय जो राजस्व मिलेगा उसी से ही किया जाएगा। फिर है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? इसके प्रावधान थे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। केवल चाय व चीनी के साथ व्यापारिक अधिकार रहेगा। मतलब कंपनी के जो पहले व्यापारिक अधिकार था वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कंपनी परचेज कर सकती है, कंपनी व्यापार कर सकती है, लेकिन सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा था कि ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन तथा प्रचार प्रसार हेतु छूट दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत आगमन तथा प्रचार पर वो भारत में आ सकते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कंपनी अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। जहाँ पे भी जो भी एरिया कंपनी के क्षेत्र में आएगा वहाँ पर कंपनी के अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु छूट प्रदान की गई। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया कि वो स्थानीय लोगों से भी पहली बार ये चीज़ आई थी 1813 में कि वो स्थानीय लोगों से भी कर वसूला जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा। कंपनी अधिकार क्षेत्र पर ब्रिटिश राजा की प्रभुता स्थापित की गई। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था वहाँ पर ब्रिटिश राजा की प्रभुता स्थापित की गई। फिर है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। 1873 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है। इसके प्रावधान निम्नलिखित है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहला गवर्नर जनरल था संपूर्ण भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
पहला गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वही बंगाल में बैठकर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल के जो अधिकार होंगे उनका प्रयोग करेगा, उनकी शक्तियों को वो प्रयोग करेगा। फिर दूसरा प्रावधान है कंपनी के व्यापारिक नियम के निकाय के रूप में गतिविधियां समाप्त कर प्रशासनिक निकाय बन गई। जो कंपनी के जो व्यापारिक निकाय के रूप, पहले जो सिर्फ व्यापारी के तौर पर उसकी कुछ गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया और सिर्फ वो प्रशासनिक तौर पर ही चीज़ें देखेगी अब। फिर तीसरा है कि मद्रास बम्बई की विधायिका की जो शक्तियां हैं वो छीन ली गई। मद्रास बम्बई की जो विधायक शक्तियां थी वो छीन ली गई और सिर्फ गवर्नर जनरल की विधायक शक्तियां संपूर्ण भारत में विस्तार कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल बंगाल में बैठकर जो गवर्नर जनरल जो भी शक्तियां मतलब प्रयोग करके जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा वो ही संपूर्ण भारत में लागू होंगे और मद्रास बम्बई को जो अलग से जो रूल्स रेगुलेशन बनाने की जो शक्तियां थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रयास भी हुआ था। पहली बार इसमें सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता मतलब इसमें कोई भी आके अटेम्प्ट दे सकता था और उसमें सेलेक्ट होने के बाद वो चुना जा सकता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के कारण ये सफल नहीं हुआ, वो असफल हो गया। फिर आगे का एक्ट है 1861 का भारत का परिषद अधिनियम। यह आ गया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके प्रावधान थे कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल लॉर्ड कैनिंग जो पटियाला के राजा, बनारस के महाराजा सरदिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया गया। मतलब पहली बार जो रियासतों के जो राजा थे उनको परिषद में जगह देनी जाने लगी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें 1861 के परिषद अधिनियम के तहत बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां लौटा दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी गई। मतलब जो बम्बई और मद्रास से जो शक्तियां ले ली गई थी ना उनको वापस लौटा दी गई थी। फिर तीसरा है वायसराय को अधिक शक्तियां दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? पोर्टफोलियो प्रणाली ये थी कि एक प्रतिनिधि एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, यही पोर्टफोलियो प्रणाली थी। और इसको सबसे पहले किस वायसराय के टाइम आए थे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तथा उसका काउंसिल की ओर से अंतिम निर्णय होगा। मतलब वो एक से अधिक विभाग संभाल सकता था और उसकी ओर से काउंसिल की ओर से अंतिम निर्णय होगा। वायसराय आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश दे सकता था तथा 6 माह तक वो प्रभावी रहेगा। मतलब इसमें ये प्रावधान किया गया है कि वायसराय आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश दे सकता था तथा 6 माह तक प्रभावी रहेगा। जो आज राष्ट्रपति अध्यादेश है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश बन गया, उस टाइम पे प्रावधान हो गया था इसका 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। फिर 5 प्रावधान था कि बंगाल उत्तरी प्रांत बनारस में विधान परिषद का गठन किया गया। पहली बार बंगाल और फिर उत्तर पश्चिम प्रांत बनारस में विधान परिषद का गठन किया गया। फिर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके प्रावधान है केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी सदस्य मतलब पहले ये था कि जो केंद्रीय तौर पर और प्रांतीय स्तर पर जो परिषदें बनाई गई थी वहाँ पे सिर्फ सरकारी जो मतलब उसके अधीन थे ब्रिटिश कंपनी के वही लोग जाते थे, लेकिन इसमें पहली बार आम लोगों को भी जगह दी गई। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। बजट पर बहस करना तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, इसके 2 ही प्रावधान इंपॉर्टेंट थे। फिर है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें प्रावधान थे, इसके प्रावधान क्या क्या थे? 1909 का परिषद अधिनियम के, इसको माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उस टाइम पे माल्य तो सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। सांप्रदायिक निवारचक का जनक भी कहा जाता है मिंटो को। इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद जो बनी थी उनको बड़ा कर दिया गया, उसमें सदस्य संख्या बढ़ाई गई। पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय गवर्नर की कार्यकारी परिषद तथा साथ ही एसोसिएट्स बनाने का अधिकार दिया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय गवर्नर की कार्यकारी परिषद में उसके साथ एसोसिएट्स मतलब उसके साथ कुछ खुद का एक गठन समूह बनाकर वो काम करने का अधिकार भी मिला। फिर है
सत्येंद्र सिंह को वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य बनाया गया था। पहली बार जो सत्येंद्र सिंह थे वो वायसराय की कार्य परिषद में विधि सदस्य बने। और मुस्लिम हेतु पृथक निवारचक व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के हेतु पृथक निवारचक व्यवस्था की गई थी 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। फिर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब इसमें गवर्नर जनरल की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। 6 सदस्यों की विधान परिषद में 4 सदस्य कहाँ से लिए गए थे? बंगाल से, बम्बई से, मद्रास से चुनकर आने थे। कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया। मतलब कंपनी के शासन का विस्तार किया गया। सिविल सेवकों की चयन की खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। मतलब पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता होगी। इसको 1854 के मैकाले समिति में इसको वो किया गया था, इसका प्रेजेंटेशन दिया गया था इसका। फिर आ गया ब्रिटिश ताज का शासन। ये चला था 1858 से 1947 तक। अब इसमें स्पेशल कौन कौन से प्रावधान थे? 1861 के, 1892 का, 1909 का, 1919, 1935 और 1947। 1858 का भारत सरकार का अधिनियम और इसके प्रावधान क्या थे? इसके प्रावधान थे कंपनी समाप्त कर दी गई। मतलब कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सीधा शासन महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल भारत का वायसराय, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम पे, तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। नया पद भारत में राज्य सचिव हो गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। सचिव हेतु 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकारी निकाय थी। सचिव परिषद बनाई जो इंग्लैंड तथा भारत में मुकदमा कर सकती थी। 1858 का अधिकार प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक सुधार तथा भारतीय शासन का नियंत्रण व देखरेख संभव बनाने का उद्देश्य से ही 1858 का अधिनियम बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो मुख्य उद्देश्य ये था कि 1858 का अधिनियम के उद्देश्य प्रशासनिक सुधार तथा भारतीय शासन का नियंत्रण व देखरेख संभव हो सके, इसलिए ही 1858 का अधिनियम लाया गया था। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन कल करेंगे। इसमें पढ़ेंगे भारत सरकार के अधिनियम 1919 और उसके प्रावधान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।